सो हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 9 सोशल साइंस पीरियोडिक टेस्ट 3 का क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पेपर है एंड आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्यूशन के साथ इस वीडियो को देखने जा रहे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं पीरियोडिक टेस्ट 3 क्लास 9 सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर, जो कि झारखंड जोन जी का क्वेश्चन पेपर है एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड पीरियोडिक टेस्ट 3 के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। चैनल पे नए तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक एम टारगेट है 50 लाइक्स, छोटा सा ही में जरूर से पूरा करना। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट की वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन, टोटल हो गए 5 मार्क्स। ठीक है, नौ यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या बोला है, हम लोग सबसे पहले उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नेम द मोस्ट फेमस एनिमल ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। सो हम लोग को सबसे फेमस, वैसे तो फेमस बहुत है, पर सबसे फेमस मैंग्रोव फॉरेस्ट के एनिमल के बारे में बताना है। तो ये है हम लोग का पहला क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर यहाँ पर देखो, एनिमल्स नहीं लिखा है, सिर्फ एनिमल लिखा है। ठीक है, तो इसका जो हम लोग का आंसर है वो हो जाएगा बंगाल, बंगाल टाइगर, या फिर रॉयल बंगाल टाइगर भी जिसे बोला जाता है। ठीक है, सो पहला का आंसर छोटा था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, वन वर्ड है। तो ऐसे सबका आंसर ही छोटा होगा, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, व्हाट आर द 3 डिवीजन ऑफ एज कंपोजिशन। ठीक है, तो 3 प्रकार के जो एज कंपोजिशन को डिवाइड किए गए हैं वो कौन कौन से प्रकार है, उसको हम लोग को बताना है। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये रहा हम लोग का 2 नंबर का आंसर। तो यहाँ आंसर क्या है, 3 डिवीजन है। ठीक है, यहाँ पर हमको 3 बताना था कौन कौन है। तो यहाँ पर सबसे पहला देखो, सबसे पहला यहाँ पर चिल्ड्रन एंड यंग एडोलेसेंस। मीन्स जो चिल्ड्रन है या फिर एडोलेसेंस है, मीन्स जो अभी ग्रोइंग एज में है, तो वो हो जाएगा अंडर 15 ईयर्स। ठीक है, चिल्ड्रन देखो 1 से लेकर 10 तक को बोलेंगे, उसके बाद जो है एडोलेसेंस पीरियड आ जाता है। तो चिल्ड्रंस एंड यंग एडोलेसेंस जो हो जाएगा हम लोग का पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो कि 15 से 64 ईयर्स है। हालांकि अभी 18 कर दिया गया है, बट यहाँ पर जो है वर्किंग एज पॉपुलेशन जो होगा वो 18 से आप लोग 64 लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको आप लोग काट के यहाँ 18 लिख देना, 18 से 64। ठीक है, तो पहला दूसरा हो जाएगा हम लोग के पास द वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो मीन्स काम करने के लायक हो चुके हैं। ठीक है, और तीसरा है हमारे पास द एडल्टरी पॉपुलेशन, मीन्स जो एडल्ट पॉपुलेशन हो चुके हैं, मीन्स जो बूढ़े पॉपुलेशन हो चुके हैं। ठीक है, मीन्स जो अब काम करने के लायक नहीं रहे, उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए जिस तरह बोला जाए, तो वो हो जाएगा हम लोग का थर्ड ग्रुप। ठीक है, तो ये दूसरा और ये हो जाएगा हम लोग का तीसरा। ये जो है 65 ईयर्स एंड ओल्डर्स, मीन्स 65 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स के बाद जो आता है वो हो जाएगा यहाँ पर। हालांकि इसको भी अब चेंज कर दिया गया, यहाँ पर 60 आप लोग कर दीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग के पास 3 हो गया। सबसे पहला यंग पॉपुलेशन, और हालांकि इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो हम लोगों को इस पॉपुलेशन का, और यही पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 140 से भी ज़्यादा करोड़ की आबादी है हमारे इंडिया में भी, और हम लोग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हम लोग का द वर्किंग एज पॉपुलेशन, और इंडिया में यही सबसे ज़्यादा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सो देखो, पॉपुलेशन जो है हमारी इंडिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और इसका चाहे तो हम लोग बहुत ही अच्छा से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पास हमारे पास जो वर्किंग पॉपुलेशन जो चारों इंडिया को संभालेगा वही हम लोग के पास सबसे ज़्यादा है। सभी देश में ऐसा नहीं है। ठीक है, हम लोग के इंडिया में स्पेशली जो वर्किंग एज पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, सो इसका हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इसके बारे में अपने से सोचना। हालांकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है विच आर द 3 इंस्टीट्यूशंस इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। क्या है वो 3 इंस्टीट्यूशन, उसके बारे में हम लोग को बताना है। तो इसका छोटा सा आंसर है, आंसर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर है हम लोग का तीसरा का आंसर, द 3 इंस्टीट्यूशन इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आर। सबसे पहला लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव, और तीसरा है हमारे पास जुडिशियरी। यही सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं, एक पार्ट होते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के। तो ये हो जाएगा हम लोग का 3 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन बोला है व्हाट डू यू मीन बाय फूड सिक्योरिटी, मीन्स आप फूड सिक्योरिटी से क्या समझते हो, इसके बारे में हमें भी बताइए थोड़ा सा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो, फूड सिक्योरिटी का यहाँ पर क्या मतलब है, ये रहा हम लोग का 4 क्वेश्चन का आंसर। द फूड सिक्योरिटी रेफर टू द अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम। मीन्स फूड सिक्योरिटी का मतलब हुआ आपके पास हमेशा से फूड अवेलेबल होना चाहिए। फूड कॉमन पीपल हो, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब, सबके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए और अफोर्डेबल भी होना चाहिए। उसी को हम लोग फूड सिक्योरिटी कहेंगे। और इंडिया अभी जो है, इंडिया फूड सिक्योरिटी में काफ़ी अच्छा है। किसी को भी आजकल जो है बहुत कम हो गया है, भुखमरी जो इंडिया में अब नहीं रहा, एक टाइप ऑफ बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि ये जो 3 चीज़ है, अफोर्डेबिलिटी, एफेबिलिटी और अवेलेबिलिटी, ठीक है, ये तीनों हम लोग के इंडिया में है। इस वजह से फूड सिक्योरिटी इंडिया में काफ़ी अच्छा है। तो ये रहा हम लोग का 4 का आंसर। देखो छोटा है, क्योंकि छोटा आंसर है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, इसके बारे में हम लोग कितना लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें भी लिख दोगे ना, एफोबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी, ये तीनों में आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है विच ग्रुप ऑफ द सोसाइटी आर मोर वल्नरेबल टू द फूड इनसिक्योरिटी। मीन्स कौन सा ग्रुप है,
कौन सा ग्रुप है अपने सोसाइटी में जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है फूड इनसिक्योरिटी के लिए। देखो यहाँ पर वल्नरेबल का क्या मतलब हुआ, मीन्स प्रोबेबिलिटी, किसका ग्रेटर प्रोबेबिलिटी है एक पार्टिकुलर कम्युनिटी में फूड इनसिक्योरिटी के लिए। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो ये रहा हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। यहाँ पर जो है जनरली बात क्या जा रहा है गरीब लोगों की, जिसका जो है बिलो पॉवर्टी लाइन से जो नीचे आते हैं वही सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है हम लोग का फूड इनसिक्योरिटी के लिए। यहाँ पर देखो उसमें हम लोग लिखेंगे क्या, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले लैंडलेस पीपल, जिसके पास ज़मीन नहीं है, ट्रेडिशनल आर्टिशंस जो बहुत पुराने ज़माने से ट्रेडिशनली जो है आर्टिशियंस है, पैटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स एंड बैगर आर द वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप फ्रॉम फूड एंड द न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी। वो ना ही सिर्फ फूड बल्कि न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी के भी शिकार है। तो ये है हम लोग के पास कुछ आदमी जिस तरह लैंडलेस पीपल, ट्रेडिशनल आर्टिसन, पैटी सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स जो गरीब है, और बैगर्स मीन्स जो जिसको हिंदी में भिखारी बोला जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का 5 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ना ही सिर्फ फूड से बल्कि न्यूट्रिशन से भी इनसिक्योर है। तो इसको हम लोग को सिक्योर करना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब ये लोग अपने इकोनॉमी को सुधारने की कोशिश करेंगे, और ये ऐसा तभी हो सकता है जब ये लोग मन लगा के पढ़ाई करें। आप भी मन लगा के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये जो पीरियोडिक टेस्ट 3 है इसको काफ़ी सारे बच्चे हल्के में लेते हैं। तो ऐसा समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। PT3 जो होता है या फिर पीरियोडिक टेस्ट 3 जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये आपका जब एनुअल एग्जाम होता है तो वो टोटल 80 मार्क्स का ही होता है, बाकी का 20 मार्क्स कहाँ से आता है। ये आपका जो नॉर्मल पीरियोडिक टेस्ट होते रहता है इससे आता है। और देखो पीरियोडिक टेस्ट में वही मार्क्स ऐड होता है जो आपका, जिस तरह आपका टोटल 3-4 होता है पीरियोडिक टेस्ट, राइट। और जिस पीरियोडिक टेस्ट में आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स आए उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट का ही मार्क्स ऐड होता है। जिस तरह साइंस में आपको मान लीजिए 40 मार्क्स का होता है, किसी में आपको 30 आए, किसी में आपको 20 आए, किसी में आपको 39 आ गया, तो आपका जो 39 वाला मार्क्स है वही ऐड होगा, ठीक है। तो आप लोग पीरियोडिक टेस्ट में अगर सबसे फुल मार्क्स लाए तो सब में फुल मार्क्स भी ऐड होगा, ठीक है। मीन्स जो सबसे पीरियोडिक टेस्ट में जो सबसे ज़्यादा आप तीनों में लाए हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वही मार्क्स ऐड किया जाता है तीनों सब्जेक्ट के कॉम्परेटिव में, ठीक है। होप सो कि आप लोग समझ गए हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसी से आपका जो इंटरनल जो है 20 मार्क्स आते हैं। वो देखो और भी होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, आपने HW CW कंप्लीट किया, चेक कराया, ये सब तो अलग है। बस पीरियोडिक टेस्ट का भी इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हम लोग अपने टॉपिक से आगे नहीं बढ़ेंगे, मतलब बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर क्या आ जाता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, बट यहाँ पर जो है टोटल जो है हम लोग के पास 3 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स 15 मीन्स एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, जो कि यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो बोला है डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रोनिक हंगर। क्रोनिक हंगर क्या होता है और यहाँ पर बोला सीजनल हंगर क्या होता है, इन दोनों के बीच में हम लोग को डिफरेंस बनाना है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है हो सकता है आपके एनुअल एग्जाम में पूछा जाए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको एक बार स्टार मार्क कर लो, ठीक है। इसको अच्छा से पढ़ लेना, अभी जो मैं बताऊंगा समझ लेना, ठीक है। नहीं समझ में आया तो रट्टा मार देना, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे वो एनुअल हो चाहे वो पीरियोडिक हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका आंसर देखते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले सीजनल हंगर, उसके बाद यहाँ पर क्रोनिक हंगर, ठीक है। तो सीजनल हंगर में पहला पॉइंट है, इट इज रिलेटेड टू द साइकिल्स ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। सीजनल हंगर में क्या होता है, ये जनरली रिलेटेड होता है किससे, फूड ग्रोइंग और उसका हार्वेस्टिंग से, ठीक है। जहाँ पर क्रोनिक हंगर जो होता है इट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइट परसिस्टेंटली इनएडिक्वेट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वालिटी। तो यहाँ पर होता क्या है, जब गरीब आदमी को खाना नहीं मिल पाता, सीक्वेंस ऑफ डाइट मीन्स उनके पास जो होता है डाइट की कमी हो जाती है, उन्हें प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाता है कंटिन्यूअसली, ठीक है। सीजनल हंगर से ज़्यादा खतरनाक होता है क्रोनिक हंगर, ठीक है, क्योंकि इसमें पर्सनल की जान भी जा सकती है। क्यों जा सकती है, क्योंकि उन्हें कंटिन्यूअसली जो होता है इनएडिक्वेट डाइट मिलता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी, ठीक है। या तो उसको क्वालिटी अच्छा नहीं मिलता है, क्वालिटी अच्छा मिलता है तो क्वांटिटी अच्छा नहीं मिल पाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या पॉइंट है, इट इज प्रिविलेंट इन अ रूरल एरिया बिकॉज ऑफ द सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इन अर्बन एरियाज बिकॉज ऑफ द कैजुअल लेबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दूसरा क्या बोला है, ये जनरली जो होता है, ये जो जनरली होता है इट इज प्रिविलेंट इन रूरल एरियाज, ठीक है। ये जो होता है जनरली जो होता है ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा प्रिविलेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहीं पर ज़्यादा हम लोग को देखा जाता है कि किसान लोग रहते हैं, और जहाँ पर किसान लोग रहते हैं वहाँ पर होता क्या जनरली कि आपको नौकरी तभी मिलेगी जब आपका सीजनल या तो हार्वेस्ट का होगा या फिर ग्रोइंग का होगा, ठीक है। इन्हीं दोनों के बीच में जो होता है फार्म लेबर्स को जो होता है नौकरी मिलता है, उसके बाद जो होता है एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में उनको नौकरी मिलेगी, उसके बाद जो उन्हें नौकरी नहीं मिलती, इसलिए इसको सीजनल हंगर कहा जाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बता रहा है द पुअर पीपल सफर फ्रॉम इट बिकॉज ऑफ देयर वेरी लो इनकम एंड इन टर्न इनएबिलिटी टू बाय फूड इवन फॉर सर्वाइवल। यहाँ पर देखो सर्वाइवल तक का सवाल आ चुका है, ठीक है। जबकि यहाँ उन्हें नौकरी तो मिल रही है, ठीक है, यहाँ पर उन्हें नौकरी मिल रही है, सीजनल हंगर का मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर नौकरी उन्हें मिल रही है, ठीक है। बट उन्हें रेगुलर वे में नौकरी नहीं मिल रही है, इन पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में उन्हें नौकरी मिल रही है, ठीक है। जिस तरह जून में मिल रही है, उसके बाद आके दोबारा जून में मिल रही है, तो इसमें एक सीजनल पैटर्न होता है, या तो हार्वेस्टिंग का या फिर फूड ग्रोइंग का, इन्हीं दो टाइम में उन्हें जो होता है नौकरी मिलता है। जबकि यहाँ पर जो उन्हें कंटिन्यूअसली जो होता है सफ़र करना पड़ता है,
अपने खाने के लिए, सर्वाइवल के लिए उन्हें कंटिन्यूसली सफ़र करना पड़ता है, इसलिए क्रोनिक हंगर को ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है पीपल की सर्वाइवल तक का बात आ जाता है, ठीक है। पुअर पीपल सफ़र, ठीक है। यहाँ पर गरीब आदमी जो होता है, गरीब से भी गरीब आदमी, जिसे कि हम लोग बैगर बोलते हैं, वो इससे सफ़र करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो तीसरा पॉइंट है, इट एग्जिस्ट व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू गेट वर्क फॉर द इंटायर ईयर। यहाँ पर देखो, इट इज़ प्रिवलेंट एट ऑल प्लेसेस अमोंग द वेरी पुअर पीपल। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो वेरी पुअर पीपल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब है, ठीक है। तो ये होता है क्रोनिक हंगर और सीजनल हंगर के बीच में डिफरेंस। इसको अगर हम लोग सिंपल भाषा में समझे तो सीजनल हंगर तभी होता है जब आपको एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में नौकरी नहीं मिलता है, जिस वजह से आपको हंगर का सामना करना पड़ता है। और क्रोनिक हंगर में कंटिन्यूसली आपको नौकरी नहीं मिलता है, जिस वजह से देखो ज़्यादा जो होता है अर्बन एरियाज़ में देखा जाता है क्रोनिक हंगर, जहाँ पर आपको कंटिन्यूसली जो होता है नौकरी नहीं मिलती है, जिस वजह से आपको अच्छा खाना नहीं मिल पाता इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों में, जिस वजह से क्रोनिक हंगर होते हैं। तो ये हम लोग के दोनों के बीच का डिफरेंस, होप सो कि आप लोग समझ गए हो। नहीं समझ गए हो तो एक बार रट्टा मार लेना, सब कुछ ईजिली समझ जाओगे, ठीक है। समझने का बात हो तो मेरे से भी अच्छे समझाने वाले, ठीक है, आप लोग यूट्यूब पे जाके समझ सकते हो। मेरा काम है आप लोग को आंसर देना, और कभी कभी मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को समझा पाऊँ, यही मेरा काम होता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, राइट एनी 3 पावर्स ऑफ द स्पीकर ऑफ अ पार्लियामेंट। हमको जो है 3 पावर्स लिखना है एक स्पीकर जो होता है पार्लियामेंट का, उसके बारे में। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट के पास क्या पावर होता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ही कैन सस्पेंड अ मेंबर फ्रॉम द हाउस फॉर हिज मिसकंडक्ट एंड इनडिसिप्लिन इन द हाउस। सो एक स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट के पास ऐसा पावर होता है कि वो सस्पेंड कर सकता है किन मेंबर्स को, वैसे मेंबर्स को जो कि मिसबिहेव करते हैं या फिर इनडिसिप्लिन हो जाते हैं एक हाउस, पार्लियामेंट्री हाउस में, ठीक है। ही डिसाइड, दूसरा पॉइंट, तो ये तो हम लोग का पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, ही डिसाइड्स वेदर आ पर्टिकुलर बिल इज मनी बिल और एन ऑर्डिनरी बिल। वो ही डिसाइड करेगा, वही डिसाइड करेगा एक पर्टिकुलर बिल को वो मनी बिल होगा या फिर ऑर्डिनरी बिल होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का दूसरा पॉइंट हो जाता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखो क्या है, तीसरा पॉइंट के लिए हम लोग को थोड़ा सा नीचे जाना होगा। हाँ, तो ये रहा हम लोग के पास तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखो क्या बोला है, इफ अ जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेस, मीन्स लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जॉइंट सेशन होने वाला है, ऑफ पार्लियामेंट इज समवन बाय द प्रेसिडेंट टू डिस्कस अ बिल, इट इज प्रेसाइड ओवर द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। अगर हम लोग के पास दो हाउसेस है, राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों का जॉइंट सेशन होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर बुलाया गया है, समन मतलब बुलाया जाना, ठीक है, बाय द प्रेसिडेंट टू डिस्कस अ बिल, प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया गया है, तो उसको जो प्रिसाइड करेगा, मीन जो होस्ट करेगा, वो क्या होगा, स्पीकर किसका, लोकसभा का। तो ये हम लोग के पास 3 पावर है इसके स्पीकर ऑफ लोकसभा का। क्या है, सबसे पहला तो वो है कि वो किसी को भी मिसबिहेव करता है तो उसको हटा सकता है, ठीक है, बाहर निकाल सकता है। ये डिसाइड करता है एक पर्टिकुलर बिल क्या होगा, वो मनी बिल होगा या फिर ऑर्डिनरी बिल होगा। और तीसरा हम लोग के पास जो पॉइंट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, अगर ज्वाइंट सेशन होता है लोकसभा और राज्यसभा का, जिसको प्रिसाइड करेगा, होस्ट करेगा, वो स्पीकर ऑफ लोकसभा होगा। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है राइट टू फ्रीडम इज अ ब्रांच ऑफ राइट्स, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। जी हाँ, राइट टू फ्रीडम इज ब्रांच है एक राइट्स का, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे राइट्स आते हैं, ठीक है। राइट टू फ्रीडम उसमें से एक ब्रांच है, तो इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो देखो ये रहा हम लोग का इसका आंसर, द राइट टू फ्रीडम इज अ फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो राइट टू फ्रीडम जो होता है, हम लोगों का फंडामेंटल राइट्स है, जो कि ग्रांट किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। दिस राइट गिव्स ऑल सिटीजन द लिबर्टी टू लिव एंड वर्क फ्रीली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये राइट जो होता है, राइट टू फ्रीडम, ये देता है हर एक सिटीजन, हर एक नागरिक को लिबर्टी मीन्स आज़ादी, ताकि आप जिंदा रह सकें, टू लिव एंड वर्क फ्रीली, आप फ्रीली कोई भी काम कर सकते हैं विद इन, अपने टेरिटरी के अंदर ही, बाहर का हम लोगों को नहीं पता, बट अगर आपका इंडिया टेरिटरी है तो उसके अंदर अपना काम आप फ्रीली कर सकते हैं। देखो मैं आंसर छोटा रखने का कोशिश करता हूँ हमेशा, ठीक है, पर आप इसका आंसर लिखा जा सकता था, ठीक है, बट जो सटीक, सिंपल और सबसे आसान क्वेश्चन है और उसका जो आंसर हो सकता है वही मैं आपको देता हूँ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, क्वेश्चन 9 बोल रहा है कि व्हाट इज द बायो रिजर्व, बायो रिजर्व क्या होते हैं। यहाँ पर उसका 2 एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहला कि बायो रिजर्व क्या होता है, उसका 2 एग्जाम्पल दे दो, क्वेश्चन खत्म। यहाँ पर चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। पूछा था क्वेश्चन कि बायो रिजर्व क्या होता है, उसका 2 एग्जाम्पल दे दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बायो रिजर्व क्या होता है, बायो रिजर्व इज एन एरिया इन विच द फ्लोरा एंड फाउना, ठीक है, फ्लोरा मीन्स फ्लावर, फाउना मीन्स हम लोग का एनिमल, ठीक है, ऑफ द गिवन कंट्री इज प्रोटेक्टेड एंड देयर आर सर्टेन रिसर्चेज विच आर डन ऑन देम। मीन्स बायो रिजर्व क्या होता है, एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है किसका, फ्लोरा और फाउना दोनों का, एक कंट्री में, और जहाँ पर उसके अंदर रिसर्च भी किया जा सकता है एक फ्लोरा फाउना में, ताकि उसको जीवित रह सके, उसका जो प्रजाति है उसको हम लोग आगे भी कंटिन्यू कर सके, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे जानवर का जो होता है आजकल आपको पता है इंडेंजर होते जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसको बचाने के लिए बायो रिजर्व बनाया गया, उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए बनाया गया। उसके बाद पूछा है उसका 2 एग्जाम्पल दीजिए, तो हम लोग का यहाँ पर आंसर है नीलगिरीज और सुंदरवन, ठीक है, ये जो सबसे बड़ा बायो रिजर्व है उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, मेंशन एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ हैविंग हेल्दी पॉपुलेशन। तो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 3 एडवांटेजेस हम लोग को बताने हैं, ठीक है, एक हेल्दी पॉपुलेशन का। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बोला है डिस्क्राइब हिटलर पॉलिसी टुवर्ड्स वुमेन, ठीक है। तो हम लोग दूसरा ना छोड़ के पहला देखेंगे, ठीक है, पहला छोड़ देते, दूसरा छोड़ देते, पहला देखेंगे, ठीक है। पहला जो है मेंशन एनी 3
एडवांटेजेस ऑफ हैविंग हेल्दी पॉपुलेशन। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो हम लोग इसका आंसर देखेंगे क्योंकि यहाँ पर और दे रखा है ना, नहीं तो हम लोग को दोनों का आंसर देना पड़ता। तो हम लोग सबसे पहला ये जो मेंशन 3 एडवांटेजेस ये देखेंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो यार क्वेश्चन में 10 का आंसर क्या है यहाँ पर। सबसे पहला यहाँ पर 3 एडवांटेजेस है ए, बी और सी करके, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला है ए नंबर। ए नंबर क्या है, अ हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम और हर टू रियलाइज हिज और हर पोटेंशियल एंड गिव्स द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। अगर हेल्थ अच्छा होगा आपका तो आपका पोटेंशियल टू फाइट अगेंस्ट इलनेस भी आपका काफी ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, सॉरी दूसरा आंसर, दूसरा पॉइंट क्या बोला है, हेल्दी पर्सन इज एन एसेट टू द कंट्री। वो जो एक धन के बराबर होता है एक कंट्री में। अगर आप हेल्दी हो तो आप एक धन हो, किसके लिए, एक कंट्री के लिए। इज मोर प्रोडक्टिव एंड हेल्प इन द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। और आप जो प्रोग्रेस अपने कंट्री में भी मदद करोगे, क्योंकि अगर आप हेल्दी हो तभी तो आप काम कर पाओगे, काम कर पाओगे तभी तो अपने देश के लिए आप प्रोडक्टिव साबित हो पाओगे। तो ये हो गया हम लोग का 2 आंसर। तीसरा यहाँ पर देखो क्या है, तीसरा छोटा सा है। तीसरा हम लोग के पास यहाँ पर हेल्दी पर्सन इज एबल टू अर्न मोर एंड इंप्रूव इट्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर आप हेल्दी पर्सन हो गई, आप मान लो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन हेल्दी है, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होगा वो अपने आप हाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो कमा पाएगा। अगर आप हेल्दी नहीं होगे, आप घर पे दिन भर बैठे रहोगे तो कहाँ से आप कमा पाओगे। क्यों घर पे बैठे हो, क्योंकि आप हेल्दी नहीं हो। और हेल्दी नहीं हो तो आप कमा नहीं पाओगे, कमा नहीं पाओगे तो खा नहीं पाओगे तो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी नहीं बढ़ा पाओगे, क्योंकि खाने की यहाँ लालच पर आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने जा रहे हो। यहाँ पर सबसे तीसरा जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर्सन इज एबल टू अर्न मनी एंड इंप्रूव इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, मतलब है अपने जीने के तरीकों को भी आप लोग अच्छी तरीके से सुधार सकते हो। गरीब आदमी कैसे जिएगा, उसके पास घर है, पानी पीने के लिए पानी है, रहने के लिए घर है, पाने के लिए कपड़ा है, वो इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया। बट एक रिच आदमी का फालतू फोन है, हाथ में चला रहा है, वहाँ टीवी देख रहा है, बगल में सोफा है, तो पुअर पर्सन को उससे क्या मतलब, उसके पास खाने रहने और पीने को पानी है, खाने को खाना है और पाने को कपड़ा है, यही उसके लिए बहुत बड़ा बात है। तो ये डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में एक पुअर और एक रिच आदमी का, ठीक है। तो उतना हम लोग नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम लोग को 3 पॉइंट है, मैंने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नो यहाँ पर अब हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल 4 क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, और टोटल मार्क्स 20 है, मीन्स एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, इतना समझ लो, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 है, अब थोड़ा सा आंसर भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 5 मार्क्स दे रहा है तो ऑफकोर्स थोड़ा सा आंसर बड़ा होगा। फिर भी मैं जो है क्वेश्चन को और आंसर को दोनों को अच्छे से समझा के छोटा रखने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखो समझ के अगर आप लोग लिखते हो तो आप लोग एक पेज भी लिख दोगे, ठीक है। पर वही आप लोग रट्टा मार के जाते हो तो भूल भी जाओगे और आधा पेज भी लिखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो अब 9th में आ गए हो तो थोड़ा सा रट्टा मारना कम करो और जो समझने का है उसको थोड़ा ज़्यादा समझो, ठीक है। तो उससे आपको अच्छे से तरीके से समझ भी आएगा, पढ़ाई में मज़ा भी आएगा और रट्टा मारने का जो आदत है वो भी खत्म हो जाएगा। खैर यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो बोला है डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द वीमन रिपब्लिक। यहाँ पर और करके एक और क्वेश्चन है, दूसरा बोला व्हाट आर द पिकुलियर फीचर्स ऑफ द नाजी थिंकिंग। तो हम लोग को 2 क्वेश्चन है, तो दोनों का हम लोग आंसर नहीं देखेंगे, एक ही का, क्योंकि यहाँ पर और है। तो हम लोग सबसे पहला का जो है डिस्क्राइब द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द वीमन रिपब्लिक, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 11 है उसका आंसर यहाँ पर क्या है, ये जो है पॉइंट वाइज है। पॉइंट वाइज में क्या होता है, आपका सबसे पहला आंसर जो होता है वो हल्का हो जाता है, दूसरा क्या होता है अगर एक साथ लिख दोगे तो काफ़ी ज़्यादा भारी लगेगा, वो पॉइंट वाइज लिखते हो तो थोड़ा थोड़ा हल्का हो जाता है, ठीक है। इन्हें कहा कि पूरा हार्डनेस उसका खत्म हो जाएगा, फिर भी हल्का तो हो जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 11 का आंसर है वो क्या है, द ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हैज टू बी साइन बाय द वीमर रिपब्लिक। तो दिक्कत क्या था कि वीमर रिपब्लिक ने जो था ट्रीटी ऑफ वर्सलीज साइन कर दिया था, जिस वजह से जो वहाँ के लोकल्स पीपल थे, जर्मन के जो लोकल पीपल थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत झेलना पड़ा था। हालांकि इसमें वीमर रिपब्लिक की कोई गलती नहीं थी, पर क्योंकि एक अपमानजनक ट्रीटीज ऑफ वर्सलीज था, जिस वजह से वीमर रिपब्लिक को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। दूसरा यहाँ पर क्या पॉइंट बोला, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या बोला, दिस रिपब्लिक हैड टू बी सोल्डर द फाइनेंशियल स्टेन ऑफ पेइंग रिपार्टीशन। रिपार्टीशन मतलब समझते हो, मीन्स जो आप कोई गलती करते हो उसकी वजह से जो आपको फाइन भरना पड़ता है, वो यहाँ पर रिपार्टीशन था, जो कि बिलियंस में चला गया था जर्मन के लिए, ठीक है। वाइल बियरिंग द वेट ऑफ द वार गिल्ड, इधर जो था उन्हें वार गिल्ड मीन्स जो वार किया था उसका तो सामना करना पड़ेगा, लड़ाई चल रहा था तो लड़ाई में नुकसान तो दोनों तरफ से होता है। तो ये दूसरा आपका पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखो क्या है, तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, द जर्मन मार्क कंप्लीटली लॉस्ट ऑल ऑफ इट्स वैल्यू ड्यू टू द हाइपरफ्लेटेशन एंड द एवरेज पर्सन सफर्ड ग्रेटली। तो वहाँ पर क्या चल रहा था उस समय, जो था हाइपरफ्लेटेशन चल रहा था, मीन्स जो था वहाँ पर क्या हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू गिर चुका था, राइट। वहाँ पर जो जर्मन का मार्क था, जर्मन मार्क जो है वहाँ का करेंसी था, वो जो अपना लगभग वैल्यू खो चुका था। आदमी लोग बक्से भर के मतलब एक बक्सा 2 बक्सा ला रहा है नोट्स, किस लिए, एक ब्रेड, एक छोटा ऐसा मामूली रोटी ऐसा कहा सकते हो वहाँ के लिए, उसके लिए वो लोग भर के बक्सा ला रहे पैसा, ऐसा हालत हो चुका था वहाँ पर। हाइपर इन्फ्लेटेशन चल रहा था वहाँ पर, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेटेशन ही कहा जाता है इसको, ठीक है। हालांकि इसका दूसरा नाम होता है जो कि आप लोग 11th क्लास में अगर आप लोग लेते हो एसएसटी तो वहाँ पर उसको बोला जाएगा। हालांकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको 3 पॉइंट के बारे में हो सके आपको क्लियर हो गया। चौथा यहाँ पर क्या पॉइंट है वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। चौथा पॉइंट यहाँ पर बोला है द कम्युनिस्ट एंड द सोशलिस्ट इन द वीमर रिपब्लिक स्प्लिट एंड कुड नॉट कोऑपरेट टू डिफीट हिटलर, हेंस द पॉलिटिकल इशू आल्सो एग्जिस्ट।
इन द वीमर रिपब्लिक, ठीक है। तो नीचे जो है वीमर रिपब्लिक जो है कट रहा है तो आ जाता है। तो यहाँ पर देखो आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी और जो सोशलिस्ट पार्टी था उसमें आपस में मेल नहीं था, जिस वजह से था वो हिटलर को डिफीट नहीं कर पाई, जिस वजह से और भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई थी। तो ये था कुछ प्रॉब्लम्स। तो ये हो गया हम लोगों का इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में 12 है वो बोला डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है कि क्या होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट के बीच में कुछ डिफरेंस दे रखा है। इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, काफ़ी सिंपल इसका आंसर है, ठीक है। जिसका मैं एक पॉइंट बता देता हूँ, द एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड एबुडेंट सनसाइन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सनसाइन है, सूरज का किरण लगभग 12 मंथ रहता है, चारों मतलब कि 12 महीना रहता है, ठीक है। वहीं पर जो होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट ग्रो होता है। जहाँ पर डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द मॉडरेट कूल क्लाइमेट विथ मॉडरेट रेनफॉल, जहाँ पर मॉडरेट मीन्स मीडियम में क्लाइमेट है, मीडियम क्लाइमेट और मीडियम रेनफॉल है, वहीं पर पाया जाता है डेसिडियस फॉरेस्ट। जबकि एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होता है वो जहाँ पर ज़्यादा ग्रीनरीज है, एवरग्रीन मीन्स जो चारों ओर ग्रीन है, ठीक है, वो कहाँ पाया जाएगा, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होगा और जहाँ पर एबुडेंट सनसाइन होगा, मीन्स ज़्यादा धूप आ रहा होगा, वही है। दिस ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ ईयर। ये सब जो ट्री होते हैं एक साथ अपना जो है लीव्स को शेड नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर है ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर रीजन इन ऑर्डर टू कंजर्व लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन। और ये जो है अपने जो लिप्स है इसको एक पर्टिकुलर सीजन में ही शेड करते हैं, क्यों, ताकि वो अपना जो मॉइस्चर जो लॉस होगा उसको ट्रांसपिरेशन से मॉइस्चर को लूज कर सके, ठीक है। ये इसका मेन वजह होता है। जिससे ये फाउंड किया जाता है साउथ चाइना में, ब्राज़ील में, ये सेंट्रल अमेरिका में, ब्राज़ील में, ठीक है। यहाँ पर दूसरा है दिस फॉरेस्ट ऑफ हार्डवुड स्पाइसेस लाइक बैम्बू, रबर, सैंडलवुड, ये सब कुछ इसके फॉरेस्ट में पाया जाता है। और यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हो ओक यहाँ पर फर पाया जाता है, ऐसा पाया जाता है, काफ़ी सारी चीज़ होते हैं। हालांकि मैंने आपको इसको समझा ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है ये हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला है, क्योंकि उसके बाद जो है हम लोग का क्या आ जाता है मैप स्किल, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रॉपिकल, सॉरी ये तो 12 है, 13 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ एग्जांपल, या फिर डू यू बिलीव दैट द ग्रीन रेवोल्यूशन मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड। तो हम जो है दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर और करके पूछा गया है, तो हम लोग दूसरा का आंसर देखते हैं जो कि आसान है, उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो देखो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन 13 का आंसर, यस द ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट। तो हाँ जी बिल्कुल, ग्रीन रेवोल्यूशन जो था आया जो था वो क्या क्या इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन बना दिया। इंडिया अडॉप्टेड अ न्यू स्ट्रेटजी इन एग्रीकल्चर इन विच HYV सीड्स, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स वेयर यूज्ड, रिजल्ट इन ग्रीन रेवोल्यूशन और ग्रेट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस। तो ये हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन में मुन्ना। क्या हुआ था कि ग्रीन रेवोल्यूशन आने से इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया फूड में, मीन्स वो अब किसी के ऊपर इंपोर्ट नहीं करेगा, कहीं से भी इंपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उससे पहले जो था इंडिया इंपोर्ट करके लाता था ग्रेन्स। बट ना यहाँ पर जो है जनरली हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन से आने से, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन में आया क्या था, HYV सीड्स आया था, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स आया था, जिस वजह से जो था इंडिया ने ग्रीन रेवोल्यूशन किया। और ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा व्हीट और राइस का जो है वो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था, एज यू नो, क्योंकि व्हीट और राइस जो है काफ़ी ज़्यादा वाटर कंजप्शन करते हैं बिकॉज ऑफ देयर नेचर। उनका नेचर है कि व्हीट और राइस जो है काफ़ी ज़्यादा वाटर कंजप्ट करेंगे, ठीक है, लेते हैं। और जिस वजह से क्या हुआ था, इंडिया तो ग्रीन रेवोल्यूशन में सेल्फ सफिशिएंट हो गया, बट वाटर का जो है इंडिया में उस समय से कमी आने लगा। और क्योंकि व्हीट और राइस का ही प्रोडक्शन हो रहा था, तो ये इतना सरप्लस अमाउंट में बनने लगा कि बाद में क्या हुआ था, एक्चुअली मैं आपको इसके बाद वाला घटना बता रहा हूँ। ग्रीन रेवोल्यूशन तो सबने देखा, उसके बाद का इफेक्ट हुआ था, ये नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्या हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा पानी अंडरग्राउंड लेवल बहुत ही ज़्यादा नीचे चला गया, क्योंकि इन सब के लिए जो बोरिंग से पानी लाया जा रहा था, ज़मीन के अंदर से निकाला जा रहा था, वो सब क्या हुआ ग्राउंड लेवल को डिक्रीज कर दिया। दूसरा यहाँ पर ये क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा सरप्लस अमाउंट में ये सब प्रोडक्टिविटीज़ का इतना बढ़ गया कि इतना अमाउंट में मतलब कि वेट और राइस सड़ने लगा था। ग्रेन स्टोरेज में जहाँ पर इसको रखा जाता है वहाँ पर ये सब सड़ने लगा था, बताओ। ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो ये अच्छी बात है, बट उसके साथ जो नुकसान आया उसको भी सरकार ने उसके बारे में कुछ नहीं किया। हालांकि अभी जो है इसके ऊपर सरकार काम कर रहा है, इंडिया तो अब सेल्फ सफिशिएंट हो ही चुका है फूड ग्रेन में। ये था हम लोग का क्वेश्चन 13 का आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर भी अच्छा था। होप सो कि आपकी वीडियो अच्छी लगी। मैप इसकी जो इसकी नेक्स्ट वीडियो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अगर आप लेट से हो सकता है कि अपलोडेड हो, तो एक बार डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक्स के साथ आप लोग जरूर से 50 लाइक एम का जो इस वीडियो का टारगेट है उसको जरूर से कर देना, ठीक है। होप सो कि आप लोग कर दोगे। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन जय हिंद, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय।